स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में। मैं एबी सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव, जो कि इसको बनाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। विथ एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का मैं देता चलूँगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समय ना गवाते हुए, ये वीडियो मैं 12th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि बात कर रहे हैं पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये जॉन डन का लिखा हुआ है और इनका जो जन्म हुआ है जॉन डन का, वो 1572 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1631 में हुई थी। यह एक नए तरीके के भावनात्मक और व्यंग्यपूर्ण कविता को लिखते थे, जिसको मेटाफिजिकल कहा जाता है। और वे एक लंदन के सुखी संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में उस समय जन्म लिए थे जब इंग्लैंड कट्टर कैथोलिक विरोधी था। डॉन को उनके धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना किसी डिग्री के छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उन्होंने लॉ में यानी कानूनी किताब में अध्ययन किया तथा धर्म विद्या भी पढ़ा। तो इस प्रकार से उनका कुछ हिस्ट्री है जो मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लेने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर को कहा गया है मेटाफिजिकल पोएम, और मेटाफिजिकल पोएम इसलिए कहा गया है कि वो एक तरह से भावनात्मक तरीके से, ठीक है ना, मतलब चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया है। और जो चैप्टर है वो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपका सारा पोएम प्रोज सब क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और इस सीरीज़ को आप देखते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि एक प्रेमी, एक पति अपनी पत्नी से, एक प्रेमिका से पत्नी को प्रेमिका मानते हुए यह बताने की कोशिश किया गया है कि वह उससे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि संसार में दूसरा कोई व्यक्ति उसको इतना प्यार नहीं कर सकता है, और वो उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन वह इस बात से खफा है, दुखी है कि एक ना एक दिन मौत उन दोनों को जुदा कर देगी। तो उस वियोग को वो जानने के लिए वह अपनी प्यारी पत्नी को, प्यारी प्रेमिका को, प्यारी दुलारी को छोड़कर विदेश यात्रा पर जाना चाहता है। और इसके ठीक विपरीत प्रेमिका को लगता है कि वह उसको इसलिए छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसको कोई दूसरी स्त्री मिल गई है। तो वो कहता है कि पगली, ऐसा मत सोचो, क्योंकि संसार भी चाहे तो तुमसे अच्छी बिलॉवेड मुझे नहीं दे सकता है। इसी वजह से वह अपने ही मृत्यु का बहाना बनाकर विदेश यात्रा पर जाना चाहता है, और वह यह कहता है कि जिस तरह से मैं जा रहा हूं, तुम बस ये सोचो कि जैसे निंद्रा हम दोनों को जुदा कर देती है, मैं यूं गया और यूं गया, यूं गया और यूं आया, मुझे सूर्य से भी तेज गति से आना होगा तुम तक, और तुम तक आने में मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो याद रखो, अगर इस बीच में मेरे साथ कुछ हो गया, क्योंकि तुम विलाप कर रही हो और नियति कई बार चीज़ों को पूरा कर देती है, तो तुम रो ना पगली, तुम मुस्कुरा कर मुझे जाने दो, क्योंकि अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो मैं नहीं चाहता कि तुम इसका भुक्तभोगी बनो। लेकिन याद रहो, अगर कुछ हो भी गया तो दोनों हम एक दूसरे को मर कर एक दूसरे के दिल में जीवित रहेंगे। ये छोटा सा एक मैं समरी दे दिया हूँ ताकि आपको कहानी का आसार पता चल जाए, कहानी में क्या कहा गया है, कविता में क्या कहा गया है, ये आप समझ लें। और इसके लिए मैं आपको बताया हूँ। यानी याद रखिएगा, यह प्रेम प्रसंग पर लिखी गई कविता है, और इस मैंने अपने इस कविता की पंक्तियों में कवि जो है प्यार में जुदाई के वक्त होने वाली जो दर्द है और जो खूबसूरत खूबसूरत एहसास है, उसको अपनी प्रेमिका से जुदा होकर चले जाने के लिए वह इसको इस्तेमाल करते हैं और उस पर कोई दोष नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम उस आत्मा को छूती है जो भाव उन्माद से भरी हुई है। यह कविता के रूप में हम कह सकते हैं कि एक प्रेम पत्र है जो प्रेम की ऊंचाई को गहराई से मापती है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रेमी पति दुख में खो जाता है, वो कहता है कि उसकी प्रेमिका कराहती है तो उसके दिल को कराह देती है।
जब वो रोती है तो उसका खून निकल जाता है। अगर वो उससे प्यार करती है तो ऐसा न करे, क्योंकि उसे बर्बाद करने की ये तैयारी हो रही है, क्योंकि उसको तकलीफ होती है। यह कवि के लिए बहुत ही कष्टदायक है। वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे अगर कुछ हो भी जाता है तो। आइए जरा हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, तो जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज मेटाफिजिकल पोएम। जॉन डन वॉज अ पोएट ऑफ, तो किस चीज़ के पोएट है? तो आपके लिए सहूलियत यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे मैंने आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि आप देख लीजिएगा कि क्या आंसर है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन आपको कर दे रहे हैं, आंसर दे दिया है ताकि आप तैयारी करें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोएट हैं। उनका कब जन्मे थे, कब मृत्यु हुई थी, कहाँ जन्मे थे और कब जन्मे थे? तो आपको पता है कि वह कहाँ जन्मे थे। वो जन्मे थे लंदन में, मैंने बताया था, ठीक है। और लंदन में जन्मे थे कब? 1572 ईस्वी में। तो 1572 लंदन हो जाएगा। जॉन डन कब मरे थे? तो मरे थे 1631 में, तो 1631 हो जाएगा। उनको क्या जाना जाता था? जॉन डन को, जॉन डन वॉज नोन एज, तो जॉन डन को क्या जाना जाता था? तो ध्यान से देखिएगा, जॉन डन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, कहाँ गया, हर से मैंने बहुत अच्छा निकाला है, यहाँ पे आ जाइए। जैसे एक सेकंड, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सारे आंसर नीचे दिए गए हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप सब जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में जब मिल जाएगा तो आप इसके पीडीएफ को देख के, इसके आंसर को देख के आप बना सकते हैं और यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिया है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम से 10 दिन पहले भी कुछ गेस दूंगा मैं आपको, तो ध्यान से देखते चलें। तो कहता है कि वो लंदन में जन्म लिए, और कब जन्म लिए? तो 1572 में, और मृत्यु हुई 1631 में, ठीक है। वो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए थे और बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और शादी उनकी हुई, ठीक है। और शादी के बाद उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को देखा, बहुत तरह बातों को समझा, और उसके बाद उन्होंने एक मेटाफिजिकल पोएम लिखा था। तो जॉन डन को एज अ प्रीचर, उपदेशकर्ता यानी उपदेश देने वाले के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डन वॉज अ रोमन, तो वो क्या थे? रोमन के क्या थे बताइए? तो रोमन कैथोलिक थे, ठीक है। जहां दिक्कत हो नीचे देख सकते हैं 7 नंबर, तो 7 का ए दिया है, यानी यहां पे आप देख सकते हैं, तो रोमन कैथोलिक हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? आइए तो एक बार शुरू से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे, कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डन की पत्नी का नाम क्या था? तो जॉन डन की पत्नी का नाम था एन मोर, ठीक है। जॉन डन स्टडीड लॉ एंड, जॉन डन ने लॉ की पढ़ाई की थी, और किस चीज़ की पढ़ाई की थी बताइए? जवाब दे सकते हैं? तो इन्होंने पढ़ाई की थी थियोलॉजी की, ठीक है। ये क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं। जॉन डन स्टडीड लॉ और थियोलॉजी, ये धर्म का अध्ययन होता है, धर्मशास्त्र भी इसको कहते हैं, यानी धर्म का अध्ययन करना, धर्म का स्टडी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला है द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी
द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो स्टडी, यानी जो स्टडी है गॉड का, उसे क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यही थियोलॉजी, धर्म। धर्म से मतलब क्या हुआ? भगवान। अगला है सॉन्ग्स एज सोनेट्स इज द वर्क ऑफ, तो किसका वर्क है बच्चे? तो जाहिर सी बात है जॉन डन का। जॉन डन के पिता क्या थे? तो जॉन डन के पिता जो थे वह एक ट्रेडर थे। जॉन डन के पिता क्या थे? तो एक ट्रेडर थे। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जॉन डन के पिता एक प्रकार के क्या थे बेटा? ट्रेडर थे। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी थे, ठीक है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? तो जो जैसे कंपनी के शेयर बाजार में जो माल बेचने वाला व्यापारी होता है उसको ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। आगे आइए 13 नंबर देखेंगे। कहता है द पोएम दैट कंसिस्ट 14 लाइन्स कॉल्ड, यानी जो ऐसा पोएम जो 14 लाइन का होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोनेट कहते हैं। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये मैंने एक कविता लिखी है। प्यारे प्यार जाने ना दो, मेरा गाना सुनाने ना दो, वोट ना लगाना मेरे प्यार पर, क्योंकि पत्ते भी गिरते हैं वाडिकार पर, पतझड़ में भी कीट है झरते, मर कर मूर्ति पर ढेला है पड़ते, ऐ सिपाही तू बुर्बक न बनना, क्योंकि बिल्ली को है एलियोट से मिलना, आग जलाकर दारू डाला, लॉरेंस ने भी सांप को पाला, दादी माँ ने घर बुलाया, कमला को ही सिर्फ खिलाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत करके मैंने इसको लिखा है। ये मेरे बुक्स में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम में PDF ग्रुप में डाल देंगे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है बेटा वो क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया गया है कि वॉल्ट विटमैन जो हैं, जिनका जन्म 1819 में हुआ था, मृत्यु 1892 में हुई थी, वह आम लोगों के कवि थे। शायद सबसे अधिक व्यक्तिगत साहित्यों का चेहरा उन्होंने दिखाया है, जिसे अमेरिका ने पैदा किया था। वे अपने 12वें जन्म दिवस के पहले बढ़ई के रूप में काम करते थे। उन्होंने प्रिंटर, शिक्षक एवं एडिटर के रूप में भी काम किया है तथा सिविल युद्ध के दरमियान स्वयं सेवक नर्स थे। विटमैन की कविता संग्रह, जिसमें से सभी को लीव्स ऑफ ग्रास में रखा गया है। तो इसी प्रकार विटमैन का थोड़ा सा, मैं पूरा बात नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बातें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए इसके बारे में क्या कहा गया है तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि कविता में वो बताते हैं कि मैं खुद को खुश रखता हूँ, अपने आप से गाना गाता हूँ, मैं जिस सच को मानता हूँ उसे भी आप मानेंगे, क्योंकि जो मुझसे जुड़ा हुआ एक बात है उतना ही वो बात आपसे जुड़ा हुआ है। जो सत्य मेरे लिए है वही सत्य आपके लिए है। मैं आवारा बनकर घूमता हूँ, अपने दिल को बहलाता हूँ। गर्मी के दिनों में घास के नुकीले कांटों को महसूस कर मैं अपनी सुगमता पर आराम फरमाता हूँ। मेरा जीव, मेरा खून, एक एक कतरा इस मिट्टी से, इस हवा से बना हुआ है। यहाँ अपने माता पिता से मैं जन्म लिया हूँ, एक ही माता पिता से, तथा उनके माता पिता भी एक ही हैं। अब मैं स्वस्थपूर्ण 37 वर्ष का हो गया हूँ, इस उम्मीद में कि मृत्यु तक कभी नहीं रुकूंगा, यानी मैं हमेशा बढ़ता रहूँगा, आगे निरंतर रहूँगा। यानी कवि अपने मन को धार्मिक विश्वास व सोचने के तरीक़ों से भारी नहीं करना चाहते हैं। वापस एकांत में आना काफ़ी है, उस पर जो है वह ये सोचते हैं कि अपने आप से जीवन चाहे जिस रूप में हो उसे लेना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। यही चीज़ को उन्होंने समझाना है और समझाया है और कहा है कि नेचर जो होता है वह प्रकृति का, ऊर्जा का एक बड़ा ज़बरदस्त स्रोत होता है। तो इस प्रकार उन्होंने इन सब चीज़ों को बताया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे आ जाइए, 14 नंबर देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का थोड़ा सा समरी बता दिए हैं आप लोगों को। 14 नंबर में देखेंगे तो 14 कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ कौन सा पोएम है? तो पीपल पोएम है, यानी लोगों के लिए लिखा गया है। मैंने अभी बताया है कि वॉल्ट विटमैन के आम लोगों के कवि का उपाधि दिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ रिटन बाई, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान से देखिएगा, ये लिखा गया है आपको किसके द्वारा भैया? तो विटमैन के द्वारा।
व्हेन एंड वेयर वॉज विटमैन बॉर्न, तो विटमैन कहाँ जन्म लिए थे और कब जन्म लिए थे? तो आइए, वो जन्म लिए थे 1819 में अमेरिका में। कब जन्म लिए थे? 1819 में अमेरिका में। ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में हुई थी। तो 1892 में टिक मार देंगे, कोई दिक्कत? आइए, विटमैन को इज नोन एज क्या जाना जाता था? तो विटमैन को क्या जाना जाता था बच्चे? तो विटमैन को जाना जाता था, टीचर भी थे, कारपेंटर भी थे, एडिटर भी थे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी वो टीचर भी थे, कारपेंटर भी थे, एडिटर भी थे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ड्रम टैप इज द वर्क ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि ड्रम टैप किसका कार्य है? तो आ जाइए, वो वॉल्ट विटमैन का है। अगला है, वॉल्ट विटमैन वॉज अ डैश पोएट। कैसे पोएट थे? तो भैया कैसे थे? तो अमेरिकन पोएट थे। द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर, यानी द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर से क्या समझते हैं? तो आइए, यानी सिस्टम ऑफ थॉट, यानी सिस्टम, थॉट, सोच की विधि, सोच की विधि से इसका तात्पर्य है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है बच्चे? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिरिक है। लिरिक मतलब होता है पंक्तियाँ। ठीक है, आगे आ जाइए। हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, किसने कहा था? तो जाहिर सी बात है, विटमैन ने कहा था, यानी 23 का ये हो जाएगा। आइए 24, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द वर्ड हजार्ड स्टैंड्स फॉर, यानी हजार्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है बताइए? तो क्या हो जाएगा? डेंजर के लिए। डेंजर के लिए हजार्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको ज़रा समझा दूं कि हजार्ड मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हजार्ड का मतलब क्या होता है। तो हजार्ड जो होता है वह एक पोटेंशियल डैमेज को कहते हैं। ठीक है, नुकसान को कहते हैं। इसी को हम लोग डेंजर या मतलब डेंजर, इसका एक तरह का सिनोनिम आप कह सकते हैं। हजार्ड जो होता है वह होता है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। द थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिवर्सल क्या? तो आ जाइए, 25 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो बी हो जाएगा, ब्रदरहुड। क्या हो जाएगा? 25 का ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाएगा। अगला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी तीसरा कविता है, उसका थोड़ा समरी हम लोग देख लेते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो इसमें बताया गया है बच्चे कि इसको लिखा है W.H. ऑडेन ने, और इनका ऑडेन जो है, इनका जो पूरा नाम है वो है विस्टन हॉग ऑडेन। इनका जन्म 1907 में हुआ है, मृत्यु 1973 में हुई है। उन्होंने 1948 में अपनी संग्रह द एज ऑफ एनाग्जिटी के लिए पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलिट्जर, ठीक है, पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने विविध विषयों पर लिखने का इनको मास्टरी था, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। द ओरेटर्स, द डॉन्स ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पैन एंड अनदर टाइम, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बताया है। अब इस में क्या बताया है, इस पोएम में क्या बताया है? तो ये कहते हैं कि यह भाव व्यंजक कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विविधता से पूर्ण प्रतिभा संपन्न कवि ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। वे एक नाटककार हैं, एक आलोचक हैं, एक संपादक भी हैं। वो कहते हैं, मानव जीवन में निराशा का विधान बना हुआ है, वह लालसा जो पूरा नहीं होता है, तथा निर्जनता की भाव जिसमें हर किसी का जीना मरना होता है। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यह कवि मृत्यु की तारीख तथा बड़े स्तर पर मानव की बर्बादी को दर्शाते हुए एवं छोटे छोटे पौधे अभी जो अपने फलों को ख्याल में रखने के लिए वहाँ हैं, अर्थात जीवन जो अनवरत चलती रही है,
यमदूत जो हैं वो बूढ़े लोगों को वास्तविक प्रसन्नता को भंग कर देने में लगे हुए हैं, यानी अकेलापन महसूस करते हैं। वे धीरे धीरे क्रियाहीन हो जाते हैं, फिर वे मर जाते हैं। उनकी मृत्यु और शरीर को जमाकर बर्फ बना देती है। यानी मौत के सौदागर हर जगह घूम रहे हैं हमारी खुशियों को छिन्न भिन्न करने के लिए। ऐसा उन्होंने इस पोएम में बताया है। सारा डिटेल दिया है, मेरे बुक्स में सब दिया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत न हो। बस आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव सारा बना लें, इसका प्रैक्टिस कर लें। इसका PDF टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा और इसका आंसर भी दिया हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं आज कर दे रहा हूँ, बाकी मैं कल करता रहूँगा। ध्यान से देखिएगा। तो आगे आ जाइए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ कैसा पोएम है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कैसा पोएम है? बोलिए बच्चे जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ, यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कैसा पोएम है? तो ये नेचर पोएम है। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कैसा पोएम है? तो नेचर पोएम है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए, इसमें एक चीज़ और भी बताया गया है कि बच्चे का पहिया गाड़ी जो होता है, प्रैम उसको बोलते हैं, जीवन का चक्र जो है वो चलता रहेगा, वो कभी ना रुका है। जैसे कोई मर जाएगा तो भी इंसान जीवन अपना चलाते रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है कि जीवन का चक्र चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को समझना है। आगे देखते हैं। सेट 1 है, हम लोग देख रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई, तो किसके द्वारा लिखा गया है बच्चे? तो ध्यान से देखिएगा, ऑडेन, यानी WH ऑडेन। तो यहाँ ऑडेन दिया हुआ है, मार देंगे। WH ऑडेन वॉज अ कैसे पोएट थे? तो बताइए, यानी 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। WH ऑडेन कैसे पोएट थे? बोलिए। वेरी गुड, पॉलिटिकल पोएट थे। कैसे पोएट थे? पॉलिटिकल पोएट थे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। WH ऑडेन वॉज बोर्न ऑन, WH ऑडेन कब जन्मे थे? ठीक है, आ जाइए ए पर। 1907 इंग्लैंड में वो जन्मे थे। कहाँ पे? तो 1907 इंग्लैंड में। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, उनका जन्म हुआ था 1907 इंग्लैंड में। ज़्यादातर कवि जो हैं अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे बुक के अनुसार अगर हम चलें तो इसको हमको देखना ज़रूरी है। WH ऑडेन वॉज नोन एज WH ऑडेन वॉज डाइड, कब मरे थे बच्चे? 1973 में मरे थे, तो 1973 मार देंगे। WH ऑडेन वॉज नोन एज, WH ऑडेन को किस लिए जाना जाता है? क्या सोचकर जाना जाता है? तो अ ड्रामेटिस्ट। लुक स्ट्रेंजर इज द वर्क ऑफ, लुक स्ट्रेंजर वर्क यानी किसका कार्य है? किसने इसको लिखा है? तो आ जाइए, जाहिर सी बात है, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो WH ऑडेन ही होंगे। इन 1948 ऑडेन वन पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन, किसके लिए बच्चे? थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, बताओ। जी हाँ, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। द वर्ल्ड लास्ट स्ट्रेस स्टैंड्स फॉर, 34 नंबर देख लीजिए बच्चे ध्यान से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, डेथ और एंड ऑफ लाइफ दोनों के लिए बताया गया है। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड माइथोलॉजी, वाइल द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड, वेरी गुड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है, थियोलॉजी। राइट, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग। आइए, द ऑरेटर इज द वर्क ऑफ, 36 नंबर, द ऑरेटर इज द वर्क ऑफ किसका? WH ऑडेन का। आइए, WH ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 एंड परमानेंटली सेटल्ड इन, यानी WH ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड को छोड़ दिया इन 1939 में और परमानेंटली कहाँ जाकर बस गए? तो वो बस गए अमेरिका में। ठीक है, आइए, अकॉर्डिंग टू WH ऑडेन लव इज अ फॉल्स, यानी अगर हम WH ऑडेन की माने तो कहते हैं कि प्यार एक गलत क्या है? प्यार एक गलत क्या है? आइए बच्चे, प्यार एक गलत एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब होता है ढंग। ठीक है, अगला है द वर्ड विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर, तो विस्परिंग नेबर को क्या बोला गया है? तो द मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी इसको जरा समझिएगा बच्चे, एक बार जरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा।
जल्दी। चलिए आइए थोड़ा सा समझ लिए विस्परिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है। तो कहता है कि विस्परिंग नेबर्स जो होता है, इसमें जो पोएट हैं वो एसोसिएट करते हैं ज़िंदगी जो होता है इंसानों का, माने ऑटम के महीने में ट्रीज से उसका रिलेट किए गए हैं कि हु इज़ विस्परिंग नेबर्स। द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन लाइफ इज़ मेड मिजरेबल बाय द नेबर्स। यानी जो व्यक्ति जो होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए मौत के सौदागर हर जगह घूम रहे हैं, और इस चीज़ को उन्होंने समझाने की कोशिश की है और ये उन्होंने बताया है, समझे। तो वैसे आप अगर विस्पर्स नेबर या विस्परिंग नेबर्स का इस्तेमाल अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आएगा फुसफुसाते हुए पड़ोसी, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको बात करना है मौत के सौदागर के लिए। आइए अगला है आपका ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करूँ ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो ओड टू ऑटम जो है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ओड टू ऑटम क्या है बच्चे, आइए। ओड टू ऑटम कहानी जो है, कविता जो है, जॉन कीट्स का लिखा हुआ है। 1795 में उनका जन्म हुआ था, 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। वह एक रोमांटिक कवि थे और इनका जन्म मूनफील्ड्स लंदन में हुआ था। क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनकी गहरी रुचि थी। वे खासकर ग्रीक पौराणिक कथाओं को देखते थे, पढ़ते थे। उन्होंने वर्जिल लिखित एनेड का भी अनुवाद प्रारंभ किया था। उनकी कवि बनने की जो महत्वाकांक्षा है स्पेंसर के फेरी क्वीन के साथ पहली जान पहचान के साथ जलकर राख हो गई। उनकी प्रथम कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कविता संग्रह का पहला वॉल्यूम पोएम्स के नाम से 1817 में प्रकाशित हुआ था। उनकी कविता इंडामियन वर्ड्सवर्थ के द्वारा खूब प्रशंसा किया गया था और 1818 में वह प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है, और इस कविता में उन्होंने बताया है नेचर के बारे में कि एक षड्यंत्र जो है, सूर्य और ये ऋतु जो है एक षड्यंत्र रचता है। कोहरा और धुंध जो होता है दोनों इस ऋतु में पाए जाते हैं, और मिठास के प्रचुरता की ये ऋतु कहलाती है। पूर्ण विकसित सूर्य का नज़दीकी घनिष्ठ मित्र यह होता है, यह ऋतु, और यह योजना बनाता है कि कैसे फलों को, अंगूर को पौधों से को लाद दिया जाए जो छप्पर की ओर से पर निकाल कर लतर जाए। पतझड़ अर्थात पतझड़ सूर्य के साथ योजना बना रही है कि कैसे अंगूर के पौधों को फलों से लाद लिया जाए तथा छप्पर की ओर पर वह लद जाए। याद रखिएगा, वो कहते हैं कि सेब के पेड़ को भी फलों से लाद दें, जिसे आंगन का पेड़ कहा जाता है, तथा सभी फलों के अंदर से पकने के लिए ऊर्जा भर दें। कद्दू को फुलाकर बढ़ा दें तथा सुपारी के पेड़ के छिलकों को उसे मीठे बीज से मोटा बनाएं, और कली को भी विकसित करने के को करे, वो कली को भी विकसित करें। वो कहते हैं कि ना इस ऋतु में ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, लोग अपना काम आराम से करते हैं। और इस पोएम में ऑटम की तुलना एक औरत से करके कहते हैं कि वो बाल लहरा के खड़ी है और वह निद्रा लेती है। जब अफीम की खेती में से वह जब होता है तो वो थोड़ा सा निद्रा में हल्की होती है, झपकियाँ लेती है। इस प्रकार से इस कविता में बताया गया है कि यह कविता जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें हमें समझाया गया है, अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है कि कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एक मित्र के रूप में यह इस पोएम में सूर्य को लिया गया है,
ठीक है। और यह कहा जाता है कि उपरोक्त जो कविता है उसमें कवि जो है पतझड़ को कोहरा अर्थात धुंध तथा मिठास की प्रचुरता का ऋतु कहा गया है। इसमें सूरज का मित्र जो होता है ऑटम होता है और उसकी रोशनी से मिलकर यह एक षड्यंत्र रचता है फलों को पका देने का। यही इसमें बताया गया है, शॉर्ट एग्जाम्पल लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ओड टू ऑटम इज डैश पोएम, कौन सा पोएम है? तो आपको बताना होगा कि ओड टू ऑटम कौन सा पोएम है बच्चे। तो 40 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, नेचर। ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, तो ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है बच्चे? तो ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो क्या लिखेंगे? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज अ कैसे पोएम थे? तो मैंने बताया है जॉन पोएट कैसे पोएम थे? तो रोमांटिक पोएट थे, यानी 42 का आंसर हो जाएगा बी। जॉन कीट्स वॉज बोर्न ऑन, कब और कहाँ जन्मे थे? तो जॉन कीट्स जन्मे थे 1795 में लंदन में। कब? 1795 लंदन में। जॉन कीट्स वो डाइड ऑन, कब मरे थे? 1821 में, यानी बी हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा। आइए 45, हाइपेरियन इज द वर्क ऑफ, तो हाइपेरियन इज द वर्क ऑफ 45 देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? जॉन कीट्स हो जाएगा। जॉन कीट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड, बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रिकेट और बॉक्सिंग। यस मेरे दोस्त, 46 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, डी, बॉक्सिंग। जॉन कीट्स वो डाइड एट द एज ऑफ 26 इन 1820 ड्यू टू, तो किससे मरे थे? तो याद रखिएगा, मैंने बैच में भी बताया था, जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस से इनकी माँ भी मरी थी और इनके जो पिता थे वो घुड़सवारी करते समय घोड़ा से गिर के मर गए थे। अगला 48 आ जाइए। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड, वेरी गुड, मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी 48 का ए। ऑटम इज फेवरेट सीजन, किसका फेवरेट सीजन होता है बच्चे? बोलिए, डॉक्टर का? ना जी ना, फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स अपना आराम से काम करते हैं। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ समर, जब समर जाता है तो आता है। तो यहाँ आपका आंसर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेट 1 मैंने करवा दिया है पोएम का, ठीक है। ये पोएम का सेट 1 है, ध्यान से देखिएगा, 100 मार्क्स के लिए। तो पोएम का, ये पोएम के लिए स्पेशली मैंने बताया है, जिसमें मैंने 3 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हल्का समझा दिया है। उसके बाद मैंने बताया था किसके बारे में? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बताया था। उसके बाद मैंने बताया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद अभी कोई नहीं बताया है शायद, नहीं, ओड टू ऑटम भी बता दिया है बस। यानी आज हमने आपका 4 पोएम छोटा छोटा तरीके से कोशिश किया है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। बाद बाकी और भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रूर तैयारी कीजिए 12th के बच्चे, ताकि आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। 2-3 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको कुछ याद रखना है, जैसे प्यारे प्यार जाने ना दो। तो प्यारे प्यार जाने दो यानी प्यारे प्यार, यानी स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, जॉन डन ने लिखा है, तो प्यारे प्यार जाने दो, जॉन डन बना लिखा। मेरा गाना सुनाए दो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, मेरा गाना सुनाए दो, वॉट ना वॉल्ट विटमैन, वॉट ना लगाना मेरे प्यार पर, क्योंकि पत्ते भी गिरते हैं ऑडी कार पर, तो पत्ते गिरते हैं ऑडी कार पर, यानी डब्ल्यू जॉर्डन। तो ऐसा मैंने पोएम बनाया है जो मेरे बुक में अवेलेबल है। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले। आपको कुछ नहीं लिखना है, करिज्मेटिव इंग्लिश, और वहाँ पे देखिएगा फ्री करिज्मेटिव का एक ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारा PDF वहाँ मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। और ये सेट 1 मैंने कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए, ऐसे ही वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहेगा। अभी मैं आपको सारे पोएम का एक समरी बना रहा हूं, सारे प्रोज का समरी बना रहा हूं, और इस प्रकार से मैं आपको काफ़ी मदद करने जा रहा हूं समरी के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, आप मेरी बातों को समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि ये टाइम इतना क्रूशल है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कोरोना के कारण कि क्या करें। तो इसलिए आपको समझना है कि काफ़ी मेहनत करना होगा, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वीडियो दूंगा मैं आपको। और अगर जो भी बच्चे मोतिहारी में रह रहे हैं, अगर उनको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो 14 जनवरी को आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, 84
34 31 51 35 ये मेरा चैट सपोर्ट सिस्टम है। इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। टाइम लेके आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए, चूँकि उस दिन छुट्टी है तो उस दिन मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा। जिन बच्चों को भी दिक्कत है मुझसे संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपका डाउट्स है, जो मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी डाउट्स है वो उसको कलेक्ट करके फ़ोन करके टाइम लेकर आ जाएँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इस साल के लिए। 50 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ कराया है और ये 50 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ एक्सप्लेनेशन कराया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समरी आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब कैसे एक्सप्लेनेशन कैसे करना है लाइन्स का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लाइन दे देगा उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसका एक फॉर्मेट है जो मैं आपको सिखा दूंगा। तो धीरे धीरे हम लोग करके सारे चीज़ देखेंगे। थोड़ा मुझे टाइम और मिल जाए तो मैं काफ़ी और भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं लगा पड़ा हूं आप लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे टच में रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। मेरा ये भगवान से दुआ है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पास हो जाएं। ध्यान रहे कि इस साल क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आने वाला है, बहुत ईजी आने वाला है, क्योंकि कोरोना में जब इतना पढ़ाई नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए वो मिला नहीं आप लोगों को। तो आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन ईजी आएगा इस साल, सब आदमी अच्छे से पास कर जाएंगे, तो टेंशन ना लें। बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं कल भी वीडियो डालूंगा, ऐसी बात नहीं है, बट आ गया तो मैंने बोल दिया मुंह में। तो याद रखिएगा, जो बच्चे नए हैं जान लीजिए कि 12th का बैच शुरू हो चुका है। 12th का बैच शुरू हो चुका है और उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बैच को। सेशन 2022 का सीबीएसई और बिहार बोर्ड का ज्वाइन हो चुका है। 26 जनवरी को ऑफर है एडमिशन में। अभी मात्र 2500 रुपये लग रहा है, जिसमें मैं अपना बुक भी दे रहा हूँ, जो बुक मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा लिखा हुआ किताब है। तो टाइम अगर आपको मिलेगा पढ़ने का तो आप बहुत बेस्ट बन जाएंगे। इस साल तो बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला पढ़ने का, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि उन तक मैं अपनी वीडियोस को पहुंचा सकूं, उनको अच्छे मार्क्स से दिला सकूं। लेकिन जो बच्चे इस साल आए हैं उनके पास तो पूरा टाइम है पढ़ने का। तो बस आप मेरा डेमो देखें, आप मेरा डेमो जाएं यूट्यूब पे सर्च करें मुझे और मेरा डेमो देखें। नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आप कहने पर विवश हो जाएंगे कि ऐसा टीचिंग आपने अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। ये मेरा दावा है। एक बार देख लें फिर उसके बाद बात करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बच्चे आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं हर वक्त हर पल। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको काफ़ी वीडियोस देने वाला हूं बनाकर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाला है सेट 1 का, सारा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। आप लोग इसको देख लेंगे। धन्यवाद।